एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग चैंपियन है। हम लोग पीछे बहुत पहले ही लगभग एक सप्ताह पहले ही सारी चीज़ें क्लासेज बंद हो गई थी क्योंकि मेरा तबीयत जो था थोड़ा सा डाउन हो गया था, मैं असमर्थ था और ऊपर से दशहरा भी आ गया था। मैं उसमें भी बिजी हल्का हो गया था, इधर उधर जाना और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी मुझे जाना पड़ गया, जिसके चलते ये सारे डिले हो चुके हैं। लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। सप्ताह में 5 दिन आपके क्लासेज होंगे। फर्स्ट टर्म का सिलेबस हम फर्स्ट टर्म के यानी कि आपका 14 से 15 नवंबर, लगभग 14 से 15 नवंबर के बाद आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये दे दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। 14 से 15 नवंबर तक हम सिलेबस को अपना पूरा कर लेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना है। जो कि फर्स्ट टर्म के एमसीक्यू में आएंगे उनको। ठीक है, अब हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे वहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो सीधे हम लोग आते हैं यहाँ पर। हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज तक पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। अब आगे आते हैं। क्योंकि अभी भी मेरा तबीयत उतना सही नहीं हो पाया है और तो मुझे थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो फिर भी मैं आपको क्लास करा रहा हूँ। तो आप अच्छे से क्लास कीजिएगा। पुराने जैसे जोश में मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ा पाऊँ, बट देखते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। लैंड रिसोर्सेज का मतलब कि देखिए, हमने रिसोर्सेज वो चीज़ होता है जो कि हमारे नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, तो वो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, आपके नीड्स को भी सेटिस्फाई करें, आसानी से मिल भी जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्सेज यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर मतलब जो भूमि है, लैंड है। ठीक है, तो लैंड का जो लेयर है, ठीक है, तो इस जो लैंड पर हम लोग रहते हैं इसे बोलते हैं लैंड रिसोर्सेज। तो ये एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। जो लैंड है वो एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब कोई भी चीज़ उगाते हैं तो यहीं से भोजन भी हमें कहाँ से आता है, यहीं से। जो क्लॉथ बनते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो मटेरियल्स, जितने भी चीज़ें बने हुए हैं वो सभी कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो लैंड पर ही पाए जाते हैं। आयरन लैंड पर ही पाया जाता है। आयरन के अलावा बाकी सब जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी डायमंड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सभी चीज़ इसी लैंड पर मिलता है। तो लैंड जो होता है हमारे बेसिक, हमारे जो लाइफ का सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है और हमारे बेसिक नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो इसलिए लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है, करने का एक प्लानिंग होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा प्लानिंग जिसके माध्यम से हम लोग लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या कर पाए। देखिए, लैंड आपको हर जगह नहीं पर मिलेंगे। ठीक है, अब लैंड के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, इस प्रकार के आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे लैंड के। तो अब देखते हैं कि कौन किस प्रकार का लैंड कितना एरिया हमारा इंडिया में का कवर करता है। तो अगर हम प्लेन्स की बात करें, 3 प्रकार के आपको लैंड जनरली मिलेंगे। प्लेन्स, प्लेटू एंड माउंटेन। तो प्लेन की बात करें तो 43% जो इंडिया का लैंड एरिया है वो प्लेन्स है। ठीक है, प्लेन है। ठीक है, तो जहाँ पर कि आसानी से एग्रीकल्चर, बिल्डिंग बन सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए घर बन सकते हैं, रहने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लेन्स एरिया में कर सकते हैं, जो कि 43% क्या है, अवेलेबल है। अगर वहीं हम बात करें माउंटेन की, तो माउंटेन आपका 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया। ठीक है, जितना आपका इंडिया का टोटल लैंड एरिया है उसमें से 30% जो है माउंटेन है। और माउंटेन क्या करता है, माउंटेन से जो रिवर का पेरिनियल फ्लो होता है, वाटर का जो फ्लो होता है वो बरकरार रखता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि फर्टाइल सॉइल को कैरी करता है। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए ये हेल्प करता है। जो भी नदियाँ आती हैं पहाड़ों से पानी लेकर, तो उसके हम लोग डैम के माध्यम से इरिगेशन फैसिलिटी के लिए अलग अलग जगह पर नहर के माध्यम से छोड़ दें या फिर रिवर के माध्यम से, तो ये कहाँ से आ पाता है, इसमें पानी माउंटेन से आ पाता है। और ये ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे एरिया में, क्योंकि आप जानते हैं कि शहरों में जो होते हैं टैप वाटर, आपको नल का पानी पिया जाता है, और जो कि कहाँ से जाता है, वाटर फिल्टर होके लोगों के घरों तक जाता है। तो वो वाटर कहाँ से आता है, वही नदी से। और नदी में पानी कहाँ से आता है, माउंटेन से। तो कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं कि ये सारी चीज़ें
जो आपको मिल रही हैं पानी की व्यवस्था ड्रिंकिंग वाटर की जो शहरों में है वो माउंटेन से आती है, ठीक है। अब प्लेटू की बात करें तो हम प्लेटू की बात करें तो 27% जो इंडिया में है लगभग प्लेटू के फॉर्म में लैंड फॉर्म है, ठीक है, जो कि बहुत प्रकार के मिनरल्स, फोजेस फ्यूल और फॉरेस्ट प्लेटू के अंदर मिलते हैं। हालांकि फॉरेस्ट जो है माउंटेन्स पर भी मिलते हैं, प्लेन्स एरिया में भी फॉरेस्ट आपको छोटे छोटे फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, लैंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस प्रकार से है वो हमने देखा प्लेन्स, माउंटेन एंड प्लेटू में। अब देखिए लैंड का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, मतलब लैंड का यूज कौन कौन से पर्पस में होता है उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज का यूज कौन कौन से पर्पस में होता है ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला तो फॉरेस्ट है, लैंड का यूज फॉरेस्ट के रूप में हो रहा है, मतलब कि लैंड पर फॉरेस्ट है, ठीक है। अच्छा दूसरा कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। देखिए दो ही चीज हो सकती है, पहला नंबर की फॉरेस्ट हो गया और दो चीज यानी कि वो कल्टीवेशन लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए किया जा सकता है, एक कल्टीवेशन हो सकता है इस पर, और नहीं तो कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, दो ही चीज हो सकता है। तो कल्टीवेशन नहीं हो सकता है तो वो लैंड कैसा होगा, बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड, या फिर उस लैंड पर बिल्डिंग बन गया हो, रोड बन गया हो, फैक्ट्रीज बन गया हो, तो जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है तो वो बोला जाता है नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्लियर है। अच्छा और तीसरा यूज क्या हो सकता है कि जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है वो किस प्रकार के लैंड हो सकता है, तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड, उस एरिया को हम अनकल्टिवेटेड लैंड में गिनेंगे जो कि परमानेंट पास्चर लैंड है, मतलब जहाँ पर कि सिर्फ हम वहाँ पर घास उगते हैं, हम लोग बकरियाँ भैंस ये सब चराने के लिए वहाँ पर ले जाते हैं, तो वो परमानेंट पास्चर लैंड उसको कहा जाएगा, ठीक है। या फिर लैंड जो हो गए जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े ट्रीज पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें हो जाएं, यानी कि वहाँ पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग भी अनकल्टिवेटेड लैंड में गिनेंगे, ठीक है। अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी कि जिसपे हम लोग बहुत दिनों तक, ठीक है, एक दो साल या 3 साल 5 साल 10 साल छोड़ दिए हैं, ठीक है, वहाँ पर कल्टीवेशन हो सकता था पर हो नहीं रहा है, तो उसको हम लोग कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। अच्छा यहाँ पर हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में लिखे हुए हैं एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब फैलो लैंड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फैलो लैंड वो होता है कि जो कि 1 या 2 साल या फिर 3 साल यानी कि 5 साल के अंदर उसका कल्टीवेशन नहीं हुआ हो तो हम लोग उसको फैलो लैंड बोल सकते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, फैलो लैंड में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है करेंट फैलो, एक होता है अदर देन करेंट फैलो। तो करेंट फैलो लैंड किसे बोलेंगे, तो जो कि 1 या फिर 1 से कम एग्रीकल्चरल ईयर में कल्टीवेशन उसका न किया गया हो, मतलब कि 1 साल के अंदर उसका कल्टीवेशन नहीं किया गया हो या तो उसको हम लोग बोलेंगे करेंट फैलो लैंड, ठीक है। अच्छा 1 साल के बाद उसका अगर कल्टीवेशन मतलब 1 साल छोड़ दिया जाता है तो उसको करेंट फैलो में मान सकते हैं, बट उसके बाद भी नहीं कल्टीवेशन हो रहा है तो 1 से 5 साल के बीच में थोड़ा सा मेरा लैपटॉप में खराबी आ गई है, मैं उसको ठीक कराने में लगा हुआ हूँ, अभी तक नया लैपटॉप आ रहा है तो पता नहीं कब तक आएगा, मैंने कॉल भी नहीं किया। तो देखिए तो अदर देन करेंट फैलो लैंड किसे बोलते हैं, तो अदर देन करेंट फैलो लैंड का मतलब ये हुआ कि वैसा लैंड जो कि 1 से 5 सालों तक छोड़ दिया जाए तो उसको अदर देन करेंट फैलो लैंड में गिन लिया जाता है। अब देखिए अगला आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब जहाँ पर कि कोई चीज़ का बुआई होता हो, ठीक है, तो वैसा नेट सोन एरिया, वैसे एरिया को इसमें गिनते हैं जो कि 1 साल में कम से कम एक बार उस पर खेती होनी चाहिए, तो उसको नेट सोन एरिया में हम लोग क्या करते हैं गिन लेते हैं, क्लियर है। अच्छा अगला किस प्रकार से यूज है, तो हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एक टर्म देते हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या आता है कि जो नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे किसमें, जो कि एरिया वैसे एरिया नेट सोन एरिया किसे कि जो कि हर मतलब एक एग्रीकल्चर एरिया में एटलीस्ट 1 बार क्या की जाए खेती की जाए। अच्छा एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर एरिया, जो कि नेट सोन एरिया में हम जोड़ देते हैं कि वैसे एरिया जो कि मोर कम से कम वैसे एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया, मतलब कि एक एग्रीकल्चरल ईयर में 1 बार से अधिक जिसमें बुआई हो जाती हो, वैसे प्लस में जिसमें मिनिमम 1 बार बुआई होती हो, नेट सोन एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि एरिया सोन मोर देन
देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आता है क्या, क्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। उम्मीद है कि अभी आपको लैंड यूटिलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त होने के बाद इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जाइए और आप हमारा इस चैप्टर का नाम डालकर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब लैंड यूज पैटर्न किस प्रकार से उसको, तो पहला नंबर की किसी भी लैंड का यूज डिपेंड करता है कि वहाँ पर फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर कैसे काम करता है। तो किसी भी लैंड का जो यूज का पैटर्न है वो कैसे डिपेंड होता है, वहाँ के फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर पर। अब फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, ह्यूमन फैक्टर क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी मतलब कि किस प्रकार का लैंड सरफेस है, उसका क्या फीचर्स है। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल मतलब सॉइल है वहाँ का कैसा है, तो ये सब जो होते हैं फिजिकल फैक्टर कहलाते हैं। अच्छा, ह्यूमन फैक्टर क्या हो सकता है कि पॉपुलेशन मतलब कितनी जनसंख्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या स्किल है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या वहाँ का ट्रेडिशन है और क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्षमता है। ठीक है, ये सभी होते हैं ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर किसे बोलते हैं, जो कि एक पर्सन के अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वहाँ पर स्किल्स है, क्या वहाँ का पॉपुलेशन है, क्या ट्रेडिशन है, ये सारे को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन फैक्टर। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है वो क्या है, यूज में है। ठीक है, यूज में है, लेकिन उसमें से हमको 93% ही टोटल जोग्राफिकल एरिया अवेलेबल है हमारे पास। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ जो एरिया है ऑक्युपाइड कर लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जो कि हम लोग POK बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे असम हो गया, तो असम हो गया, तो ये जो है चाइना के द्वारा समझिए कि एक प्रकार से ऑथू किया गया है। तो उसके चलते हम लोग ये अनअवॉइडेबल रीजन है जिसमें हम लोग सर्वे नहीं कर पाए। तो आप समझिए, अब जो लैंड ठीक है अंडर परमानेंट पास्चर थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो कि परमानेंट पास्चर के रूप में थे वहाँ पर घर बनने लगे, इंडस्ट्री बनने लगे हैं और बाकी वहाँ से कल्टिवेशन होने लगा, जिसके चलते परमानेंट पास्चर लाइन धीरे धीरे डिक्रीज करा। अब इसके चलते ग्रेजिंग की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है। अब देखिए, जो नेट सोन एरिया है वो 54% से ज़्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग लैंड अदर देन फैलो लैंड, जो कि हम लोग अदर देन फैलो लैंड को छोड़ दें तो उनको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 54% से ज़्यादा नेट सोन एरिया हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो लैंड अदर देन फैलो लैंड इज आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी, जो कि फैलो लैंड से अलग लैंड अगर बात करें तो वो तो पुअर क्वालिटी की है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वहाँ पर कल्टीवेट करना, जिसके चलते वहाँ पर 1 या 2 या 3 बार लगभग 2-3 सालों में ही कल्टीवेशन कर पाते हैं, मतलब 2-3 सालों में 1 बार या 2 बार कल्टीवेशन हो पाता है, जो कि पुअर क्वालिटी के लैंड है उस वहाँ पर। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का वो चेंज होते रहता है स्टेट टू स्टेट, कहीं पर जाएंगे तो 80% है, कहीं पर जाएंगे तो 10% है। तो अगर हम बात करें तो पंजाब में तो 80% नेट सोन एरिया है। ठीक है, जबकि हम लोग 10% देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो है लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, मतलब कि इस स्टेट में पैदावार ज़्यादा होगा, इस स्टेट में कम होगा। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हमारे पास आ चुकी हैं। अब समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार किसी भी कंट्री के पास 33% क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होनी चाहिए, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 33% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। बट ये फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में फॉरेस्ट एरिया जो मेजर किया गया 33% होना चाहिए उससे कम है, जिसके अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इलीगल डिफॉरेस्टेशन होता है और डेवलपमेंट ध्यान नहीं दिया जाता है। और जैसे कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन करना हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना होगा, इंडस्ट्री बनाना हो गया या फिर ऑफिसेज बनानी होगी, तो उसमें पेड़ को काट दिया जाता है। तो यहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है इस चीज़ को लेकर डेवलपमेंट के आगे, तो जिसके चलते ये चीज़ें आ चुकी हैं।
तो लगभग हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है वो कम है। अब फॉरेस्ट कितना है मैं थोड़ा सा आपको एक प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम 2014 और 15 की डाटा को देखें, 2014 और 15 की डाटा को, तो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट लगभग 73% है। ये देखिए यही एरिया है जो 23% आपको 23.3%, और यही हम लोग 1960 और 61 में देखें तो लगभग 80.11% है, 18.11%। तो आप समझ सकते हैं कि 33% होना चाहिए, बट हमारे पास क्या उससे बहुत ज़्यादा कम दिखता है, ठीक है। जबकि उसी के दूसरे साइड की हम बात करें तो लार्ज पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, उनके रहने के लिए जगह चाहिए, ड्वेलिंग चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि एज ईज ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट एंड इट प्रोड्यूस रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए घर चाहिए, उनके लिए जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पर, चाहे वो लकड़ी के लिए हो, चाहे वो कोई चीज़ बनाने के लिए हो या फिर जलाने के लिए हो। तो ये जिसके चलते फॉरेस्ट एरिया जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर कंटिन्यूअस यूज होते रहा लैंड का ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और कोई भी मेजर नहीं लिया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये हमारे इन्वायरमेंट में सीरियस प्रॉब्लम क्या करेगा, क्रिएट करेगा। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए लैंड रिसोर्सेज को भी, और मैनेज करना चाहिए कि इसको डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। अगर लैंड यूज पैटर्न हम लोग इंडिया में देखें तो ये आपको डाटा है, आपके बुक में भी दिया हुआ है 1960 से 61 में और 2040 से 50 में, ठीक है, 14 से 15 में। आपको मैंने इसमें आपको क्या दिखाया, फॉरेस्ट एरिया दिखाया, कितना परसेंट होना चाहिए 33%, बट हमारे पास कितना है 18.11% अब है, जबकि 1 मिनट 18.11% अब है, जबकि सॉरी पहले था, जबकि अब जो हो गया लगभग 23.3%। तो कम से कम कुछ तो बढ़ा है, ये बात है, बट हमारा जो एक आकलन है होना चाहिए 33% के आसपास होना चाहिए, इससे कम हल्का या ज़्यादा चल सकता था, बट हम लोग बहुत पीछे हैं, अभी भी 10% के लगभग कम हैं, ठीक है। बाकी और प्रकार के जो भी आप डाटा देखना चाहें यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी लगभग ये चैप्टर समाप्त होने के बाद। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब कि भूमि का क्या होना, डिग्रेडेशन मतलब क्षति होना, समाप्त होना, जो भी आप समझिए, ठीक है। अब देखिए लैंड जो है लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में, और इसकी डिमांड जो है डे बाई डे इंक्रीज कर रही है। अब लैंड का डिमांड कैसे इंक्रीज कर रहा है, देखिए पहला नंबर की लैंड क्यों चाहिए, फैक्ट्री बैठाने के लिए, घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है, मतलब सारा काम इस पे हो रहा है। तो लैंड की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड का दिमाग, लैंड का जो दिमाग है, जमीन है, सॉरी डिमांड है, सॉरी फॉर दैट, जो लैंड का डिमांड है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ये सारे काम करने के लिए। तो अब देखिए ये जो चेंजेस हैं जो लैंड यूज पैटर्न में, ठीक है, यानी कि पहले लैंड का खेती के लिए यूज होता था, अब किसका यूज हो रहा है, इंडस्ट्री बैठाने के लिए। तो ये सारी चेंजेस, रेलवे, सारी चीज़ें बैठाने के लिए, ये सोसाइटी को भी चेंज कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं लैंड डिग्रेडेशन होता क्या। तो अगर कोई भी लैंड का, ठीक है, परमानेंटली या फिर टेम्पोररी, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी कैपेसिटी, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें डिक्लाइनेशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आवर बेसिक नीड जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब हम लोग लैंड से ही ऑब्टेन करते हैं। और ऐसा पाया गया कुछ डिकेड्स में, मतलब कुछ सालों में, 10 सालों में लगभग, कि पाया गया है कि क्वालिटी ऑफ लैंड जो है धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटी के चलते, ये ह्यूमन एक्टिविटी के चलते हुए प्रेजेंटली अगर बात करें तो 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो अंडर डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, जो कि माना गया है कि रिपोर्ट किया गया है कि 130 मिलियन जो हेक्टेयर लैंड है वो अंडर डिग्रेडेड लैंड है। अब लैंड डिग्रेडेशन का काउजेज क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो डिफोरेस्टेशन कारण है, कि डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होना, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का ये भी एक कारण है। अच्छा, ओवर ग्रेजिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या करना, किसी चीज़ को मतलब किसी एरिया को में बहुत ज़्यादा क्या होना, वहाँ पर भेड़ बकरी जो भी होते हैं उनको चराना, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। अच्छा, ओवर ग्रेजिंग किस प्रकार से हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट। हाँ, ओवर ग्रेजिंग भी एक आपका कारण है, ठीक है।
अब देखिए थोड़ा हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग भी आपका लैंड डिग्रेडेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्टेज और ओवर इरिगेशन, ये सारे कारण हैं क्या आपको लैंड डिग्रेडेशन की। अब थोड़ा सा खुल के इसमें बात करेंगे। देखिए डिफोरेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफोरेस्टेशन क्यों होता है, कोई भी विकास अगर करते हैं तो डिफोरेस्टेशन उसमें होगा। जैसे मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट से हमको क्या करना है, एक सड़क गुजारनी है, एक रोड निकालना है, तो वहाँ पर डिफोरेस्टेशन होगा। या फिर एक रोड बना रहे हैं तो उसमें बीच में पेड़ पौधे आएंगे तो उनका कटाइया सटाइया हो जाता है। या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब हमारा एक बगीचा है जहाँ पर कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने अनुसार उसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो यहाँ पर इलीगल एक पेड़ पौधे को काटना इलीगल है, चाहे वो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पर इलीगल वर्क से डिफोरेस्टेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, इस पर कार्रवाई भी नहीं होती, जिसके चलते क्या होता है कि आपको इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। अब थोड़ा सा हम एक आपको डाटा बताते हैं, थोड़ा सा डाटा बता देते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। 130 मिलियन, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर जो है वो लैंड रिपोर्ट किया गया है क्या डिग्रेडेड, मतलब, और इसमें से लगभग 28%, कितना ध्यान से समझिएगा, 28% जो लैंड है, ठीक है, वो कि जो कि फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड एरिया है, मतलब कि 130 मिलियन में से जो 28% है वो फॉरेस्ट से क्या है, डिग्रेडेड है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, यानी कि यहाँ पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसके चलते यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। अच्छा 56% जो है, 56% है वाटर इरोडेड एरिया है, वाटर इरोडेड एरिया है, मतलब कि वाटर के चलते। अब ये समझिए वाटर के चलते कैसे, बाढ़ आ गए वहाँ पर लैंड कट के चले गए, तो इस प्रकार से वाटर इरोडेड एरिया 56% है। 28% कैसा है, 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें 56% तो यहाँ पर हो गया, तो कुछ जो एरिया है जहाँ पर कि स्लाइन और अल्कलाइन जो मिट्टी है हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर साल्ट और फिर अल्कलाइन यानी कि बेसिस के जमा होने के चलते। तो मुख्य कारण आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सभी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। अब समझिएगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कितना कितना परसेंट आपको कौन सा लैंड डिग्रेडेड एरिया है। कोई एक आपके मन में आ सकता है कि जो सैलिनिटी है उसके चलते कितना, तो 6%। ओहो 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, ये कभी कभी, हाँ सैलिनिटी है वो 6% वैसे एरिया है जो कि, अच्छा विंड से भी इरोडेड एरिया है, तो विंड से इरोडेड एरिया लगभग हम लोग लिख सकते हैं विंड इरोडेड एरिया लगभग है 10%, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड जो है 28% है, 56% वाटर इरोडेड एरिया है, सैलिनिटी और अल्कलिनिटी दोनों जमा होने का जो एरिया है उसके के चलते लैंड डिग्रेडेशन 6% है, और वाइंड इरोडेड एरिया जो है 10% है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या क्या मेजर्स हैं जो कि उठाए जा सकते हैं कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के डिग्रेडेशन को, लैंड डिग्रेडेशन को, क्या क्या स्टेप्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा समझिएगा कि क्या होता है कि जैसे झारखंड का हम एरिया देख लेते हैं, झारखंड का, ठीक है। अब झारखंड में क्या होता है कि माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, माइनिंग, वहाँ पर कोयला का भंडार है, आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है। तो वहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते अब माइनिंग ज़्यादा होती है तो क्या की जाती है कि मान लीजिए कि माइनिंग हुआ, इस एरिया से माइनिंग हुआ, और इसमें बड़े बड़े पिलर लगा के ये तो जगह इवैक्यूएटेड हो गया, खाली हो गया, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। अब माइनिंग करने के बाद जो खाली हो गया जगह उसको पिलर पर ऐसे बांध के और ऊपर सब चीज़ हो रहा है। अब कभी क्या होता है कि यहाँ पर धंस जाता है, धंसने के चलते यहाँ पर जो लोग चल रहे थे ऊपर में वो नीचे गिर जाते हैं। अब आप ही सोचिए कि कितना यहाँ पर खतरनाक ये एरिया। तो झारखंड में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो कि इतना खतरनाक है, उनके नीचे जानिएगा तो आपको समझने को मिलेगा कि उसके नीचे खाई है, उसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, ज़मीन है, आप घर बना हुआ है, लोग चल रहे हैं, बस गाड़ी चल रही, कभी कभी धंस गया, लोग गिर गए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, उनकी सीधे मौत ही हो जाती है, उसके बाद कोई पता आता
नहीं लगता, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा खाल होता है, खाई होता है, और वहाँ से ज़मीन जो कोयला है उसको निकाल कर वहाँ पर उसी तरह पिलर बांध के छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते इस प्रकार के लैंड डिग्रेडेशन के भी कारण होते हैं। तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में माइनिंग के चलते इस प्रकार के आपको देखने को दिक्कतें आएंगी। ठीक है। अच्छा, अगर गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें, कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, ये 4 जो एरिया है यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होती है। ओवर ग्रेजिंग के चलते यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो रीजन है वो है ओवर ग्रेजिंग। अच्छा, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो एरिया है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत भारी मात्रा में खेती होती है। अब भारी मात्रा में खेती होती है, आप जानते हैं, तो ओवर इरिगेशन होने के चलते यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या आ जाती है, जिसके चलते यहाँ पर भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण बन जाता है। तो पहला हमने सीखा कि माइनिंग साइट्स, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये जो माइनिंग साइट्स हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन का होती है। दूसरा हमने देखा कि ओवर ग्रेजिंग जो एरिया है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है। और तीसरा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या आती है ड्यू टू ओवर इरीगेशन, ज़्यादा इरीगेशन होने के चलते यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है, मेजर्स क्या है, मेजर्स पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। चलिए, पहला है एफोरेस्टेशन। देखिए, अगर कारण डिफोरेस्टेशन है, पहला कारण डिफोरेस्टेशन है लैंड डिग्रेडेशन का, तो हम उसकी जगह पर एफोरेस्टेशन करते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या था? ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग के लिए हम लोग अच्छा मैनेजमेंट करें ग्रेजिंग लैंड का, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या था? माइनिंग। प्रॉब्लम था माइनिंग। माइनिंग के लिए हम लोग रेगुलेट करें माइनिंग एक्टिविटी को अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा जो लास्ट है वो ओवर इरिगेशन प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर हम लोग ओवर इरिगेशन को प्रॉपर इरिगेशन से हम लोग कर सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, ये सब यूज कर सकते हैं। इसके बाद था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो यहाँ पर हम लोग डिस्चार्ज जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर इन्फ्लुएंट है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम डिस्चार्ज करें, तो ये भी एक हमारा कंट्रोल करने का कारण हो सकता है। अब देखिए, डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्टेज, ठीक है, ये भी एक कारण है, तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करके, मैंने आपको बताया। अब देखिए, प्लांटेशन करना चाहिए शेल्टर बेल्ट पर, प्लांटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं करेंगे तो मिट्टी का कटाव हो जाए, सॉइल इरोजन होता है जिसके चलते। और हम लोग थ्रोनी बुशेज को ग्रो करके, अब थ्रोनी बुशेज जो क्यों ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसमें से वाटर जो होता है कम मात्रा में क्या होता है, आपको इवोपरेट होता है, प्लस में थ्रोनी बुशेज जो होंगे वो आपको अच्छे तरीके से पकड़ के रखते हैं जड़ को, ठीक है, मिट्टी को, जिसके चलते लैंड डिग्रेडेशन कम होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, ठीक है। अगर हम सॉइल के बारे में कल के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अपना जो भी कारण प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर करें। हम अगले सप्ताह से कुछ और इस चैनल पर शुरुआत करने जा रहे हैं संडे को, जो कि हर स्टेज के लोगों को लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे जरूरी है कि 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट के लिए, सभी प्रकार के स्टूडेंट लोगों के लिए, ठीक है। तो उस प्रोग्राम का नाम है, मैं अभी बता देता हूँ, सोशल अवेयरनेस एंड जस्टिस प्रोग्राम, जस्टिस, ठीक है, एंड जस्टिस, सोशल अवेयरनेस एंड जस्टिस, एक प्रोग्राम शुरू होना है जिसमें हम लोग आपको जागरूक करने का काम करेंगे। आप कैसे अपना अधिकार आपका क्या है, कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, कौन से अधिकार में क्या आपके आते हैं दायरे, और किस प्रकार से किया जा सकता है कोई भी करप्शन के विरुद्ध, कोई भी मतलब किसी चीज़ को जानना है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें बात करेंगे। तो प्रत्येक संडे को एक वीडियो उस पर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।